हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रदीप दत्ता लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में कौम के ठेकेदारों के उस दोगलेपन से आपको वाकिफ कराऊंगा जिसको देख के सुन के हिपोक्रेसी और डुप्लिसिटी भी शर्मा जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा। बचपन से हम इस इंसिडेंट के बारे में सुनते आए हैं, तो मैं आपके साथ भी वो शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार फ्राइडे का दिन था, मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे थे और उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि मैं जब आऊँ तो खाना तैयार होना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है और मैं आते ही गर्मा गर्म खाना खाना चाहता हूँ। और वो नमाज़ पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, वहाँ वाज पढ़ते हैं और जब वो 1-2 घंटे के बाद वापस आते हैं घर पे तो अपनी बेगम से कहते हैं कि खाना तैयार है। तो बेगम कहती है खाना तो तैयार नहीं। बोला खाना क्यों तैयार नहीं? मैं तो तुम्हें कितनी देर पहले कह के गया था कि मेरे लिए खाना तैयार रखो और तुमने अभी तक खाना तैयार नहीं रखा। उससे कहा मौलवी साहब कैसे तैयार करती, मैंने आपको वाज पढ़ते हुए सुना था और आप जब वाज पढ़ रहे थे आप लोगों से कह रहे थे कि खाना बनाने से पहले लकड़ियों को पूरी तरह से धोना चाहिए, और मैंने भी लकड़ियां धो ली हैं, अभी वो लकड़ियां सूखी नहीं हैं। जैसे लकड़ियां सूखेंगी मैं चूल्हे पर रखूंगी और उसके बाद आपका खाना बना सकूंगी। तो मौलवी साहब ने कहा मूर्ख, जो मैं सरमन देता हूँ वो लोगों के लिए होते हैं, घर वालों को उस पर अमल नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं इंसिडेंट और ये कहानी आपको ये क्यों सुना रहा हूँ, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये बात क्यों कर रहा हूँ। ज़रा सब्र करिए, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ आएंगे कि मैंने आपको ये इंसिडेंट क्यों सुनाया जो हम बचपन से सुनते आए हैं। मैं क्यों चाहता था कि आप इस इंसिडेंट को सुने। इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप 3 पीस सूट पहने हुए एक शख्स जो नज़र आ रहा है, इसका नाम है अली शमखानी। और जो ये रिवीलिंग वाइट ड्रेस, स्ट्रैपलेस ड्रेस में दिख रही है, वो इनकी बेटी है फातिमा। और अली शमखानी कौन है? ये हैं एडवाइज़र, सीनियर एडवाइज़र टू ईरान सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामेनी। और देखिए किस तरीके से अपनी बेटी की शादी जो है सबसे आला तरीन और बेहतरीन लग्जरियस होटल जो ईरान का माना जाता है, तेहरान में माना जाता है, उसका नाम है एस्पाइंस पैलेस। ये वहाँ का वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से अपनी बेटी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो के आते ही काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। सोशल मीडिया आप खोलेंगे तो हर कोई सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल कर रहा है ईरान के आकाओं की डुप्लिसिटी के बारे में। क्योंकि अगर हम इस शख्स की बात करें तो एक तो ये सीनियर एडवाइज़र है ईरान के सुप्रीम लीडर का, वही नहीं ये सेक्रेटरी रहे हैं जिसे कहते हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसने 2022 में क्रैकडाउन किया था एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर। तो उस टाइम हमने देखा था कि कई लोग मारे गए थे, और उस टाइम पे मासा अमीनी 22 साल की जो एक लड़की थी उसे उन्होंने गिरफ्तार कर दिया था और बाद में उसे कस्टडी में मार दिया था। उसका सिर्फ कसूर था कि उसके चंद बाल जो थे हेड स्कार्फ में से नज़र आ रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे प्रोटेस्ट बढ़ गए, 500 के करीब लोग मारे गए, जिसमें 60 के करीब बच्चे थे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ तो यू आर प्रीचिंग मॉडेस्टी एंड मोरालिटी टू पीपल ऑफ ईरान, और दूसरी तरफ यू आर परेडिंग योर डॉटर इन स्ट्रैपलेस रिवीलिंग डिज़ाइनर ड्रेसेस। तो ये किस किस्म का इस्लाम आप प्रीच कर रहे हैं? क्योंकि यही वो शख्स था जो मॉरलिटी पुलिसिंग का इंचार्ज रहा है, यही वो शख्स था जो उस क्रैकडाउन में भी इन्वॉल्व था, यानी कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। आप लोगों से कुछ कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जिस किसी औरत के बाल नज़र आए स्कार्फ में से, या उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे गिरफ्तार किया गया, और कई बार उनकी मौत भी कस्टडी में हो गई, क्योंकि इस किस्म से उनको टॉर्चर किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप देखिए इन प्रोटेस्टर्स को जो कि हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका यही कसूर था क्योंकि दे वर नॉट कंप्लाइंग विद दैट हिजाब कोड। लेकिन क्या आप हिजाब कोड कंप्लाई कर रहे हैं? ये सवाल हर कोई शख्स इस समय ईरान में पूछ रहा है, क्योंकि आप तो यही कहते रहे कि हम तो एक इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे मोरालिटी होनी चाहिए। बट इससे भी हैरान और परेशान होने की बात यह है कि जवान नाम का एक न्यूज़पेपर है जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि ईरान की है उससे एफिलिएटेड है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एंड कंडेमिंग दिस पर्सन, आप देखिए ये क्या न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिफेंड कर रहा है
शमखानी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए डिफेंड कैसे कर रहा है, ये कह रहा है कि उल्टा इल्ज़ाम ये गेस्ट पे लगा रहा है कि गेस्ट ने ये वीडियो क्यों खींचा और ये वीडियो क्यों बाहर आया। यानी कि आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं कि जो मेहमान थे, मेहमानों ने ये वीडियो क्यों खींचा और ये वीडियो क्यों आया, यानी कि सच ये बाहर क्यों आया, जो ये सच आपके उन बड़े बड़े लग्जरियस होटल में दब कर रह जाता है। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए शादी पर, वहीं दूसरी ओर आप देखिए आप लाखों करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं होटल में। वहीं जहां ईरान की हम बात करें तो 49.4% जो है इन्फ्लेशन रेट है और 9% से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उस सूरत हाल में लोग तो सवाल आपसे पूछेंगे, और ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि ये वीडियो उस समय सामने आता है जब ईरान की सरकार कहती है कि हम 80,000 के करीब जो है मोरालिटी पुलिस अधिकारी जो हैं ईरान की सड़कों पर तैनात कर देंगे ताकि वो इंश्योर करेंगे कि पूरी तरह से हिजाब कोड को फॉलो किया जाए। यानी आम लोगों के लिए डंडा, उन्हें मार पिटाई करेंगे, उन्हें पीटेंगे, और एलीट क्लास ऐशो अशरत और मौज करेगी। ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट आपको नहीं लग रहा? कुछ ऐसा ही आपने कश्मीर में भी देखा होगा। बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट है, ये कोई कहानी अलग नहीं है, क्योंकि कौम के ठेकेदार चाहे ईरान में बैठे हों, चाहे मिस्र में बैठे हों या चाहे कश्मीर में बैठे हों, कहानी सेम रहती है, क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वॉट दे प्रीच एंड प्रिस्क्राइब दे डोंट फॉलो देमसेल्व्स। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सैयद सलाहुद्दीन। सैयद सलाहुद्दीन ने हज़ारों लड़कों को गुमराह किया, वर्गलाया, उन्हें बंदूक थमाई और उन्हें मौत की राह में डाल दिया। लेकिन अपने 5 बच्चे, एक ने भी बंदूक नहीं उठाई। एक डॉक्टर, दूसरा आईटी सेल जो है ईडीआई का उसमें काम करता है, एक एग्रीकल्चर असिस्टेंट है और एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। लेकिन हाँ, अगस्त 5, 2019 में जब सरकार ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से उन्होंने इस इकोसिस्टम ऑफ टेरर पे शिकंजा कसा है और उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है कि इसको डिसमेंटल किया जाए। आप देखिए सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटे जो हैं इस समय तिहाड़ जेल में हैं और वजह यह है कि वो टेरर फंडिंग में मुलविस थे। लेकिन जब सैयद सलाहुद्दीन से ये सवाल पाकिस्तान के पत्रकार ने पूछा तो ज़रूर आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपको समझाऊँ, आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, आप जान जाएंगे कि क्या सवाल पूछा गया था। अगर जिहाद हर एक का फर्ज है, व्हाट आर योर ओन सन्स डूइंग नॉट फाइटिंग जिहाद? व्हाट आर दे? एक आपके माशाल्लाह से वन ऑफ योर सन्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ योर सन्स माशाल्लाह से इज एन इंजीनियर, ठीक है जी, पढ़े हैं, दे वर्किंग ऑन देयर ओन, गुड फॉर देम। मगर अगर सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं वो जिहाद के बाद क्यों बैठे हैं? सलाहुद्दीन से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़े मुजाहिद कमांडर माने जाते हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन आपका कोई भी बच्चा जो है जिहाद में क्यों नहीं? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है? तो सैयद सलाहुद्दीन के पास कोई जवाब नहीं था, पूरी तरह से उनकी बोलती बंद थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपने देखा होगा, क्योंकि उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया था और पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था उनके जिहादी एजेंडा को। यानी कि आम बच्चों को आप गलत राह पर लगाएंगे, उनके हाथों में बंदूक थमाएंगे, उनको मौत के रास्ते में धकेल देंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए चाहेंगे कि अच्छा मुस्तकबिल हो, अच्छा फ्यूचर हो। कोई डॉक्टर बनाएंगे, किसी को एग्रीकल्चर असिस्टेंट बनाएंगे, किसी को कुछ और बनाएंगे, यानी सरकारी मुलाजिम हो आपके बच्चे, और बाकी आतंकवादी बन जाए। मालूम भी है कि आतंकवादी की उम्र ज़्यादा नहीं, कुछ महीने से लेकर 2 साल तक रहती है। 2 साल से ज़्यादा कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं रहता, लेकिन आपके हाथ जो है खून से रंगे हैं। हालांकि सब बहुत सारे लोग जानते हैं बात, लेकिन मैं चाहता हूं कि बार बार उन्हें इस सच्चाई से वाकिफ कराया जाए ताकि वो समझ जाएं कि ये लोग आपके वेल विशर नहीं हैं। अब दूसरा, आसिया अंद्राबी।
आसिया अंद्राबी इस समय ज़रूर जेल में है, लेकिन ये वही आसिया अंद्राबी है जो बच्चों को कहती थी कि आप अपने हाथ में पत्थर लीजिए, पत्थरबाजी करिए, जो स्कूलों के खुलने के पूरी तरह से खिलाफ थी। लेकिन अपने बच्चे मलेशिया में पढ़ रहे थे, अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे। यही नहीं, उनका जो दूसरा बेटा जब मलेशिया जाना चाहता था, वो तो अलग बात है कि सरकार ने उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया, तो वो तो उसे भी भेज रही थी। आसिया अंद्राबी की बहन जो है वो मलेशिया में सेटल्ड है, वो वहीं पे रहती है। और ये नहीं, ये जो बात करते हैं इस्लाम की, लेकिन इनकी सच्चाई देखिए। बताया जाता है कि एक बेटा उनका जब एक दर्जी की बेटी से शादी करने वाला था, तो आसिया अंद्राबी ने उस लड़की को अपनी बहू एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक छोटी जात की लड़की जो है मेरे घर की बहू बने, क्योंकि उसने कहा कि हम पीर खानदान से हैं, कैसे हो सकता है कि अंद्राबियों के घर में एक दर्जी की बेटी आए। जब सवाल ये पत्रकारों ने उस समय उनसे पूछा था, तो आसिया अंद्राबी का जवाब था कि ये भारतीय जो है एजेंसीज की साजिश है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। क्योंकि आप जो वाज पढ़ती हैं, जो सरमन्स देती हैं, आप उस पर तो खुद अमल नहीं करती। एक बार फिर से वही मौलवी साहब की कहानी आपको याद आ जाएगी। अब आपको तीसरा बताते हैं कि यही नहीं, अब आप देखिए कहीं और भी हैं। हम बात करें अगर, तो 220 जो हैं बच्चे, 112 अलगाववादियों के वो बाहर पढ़ते हैं। सईद अली शाह गिलानी की बात करें, अब वो तो है नहीं, लेकिन सईद अली शाह गिलानी, उनका बेटा नदीम गिलानी पाकिस्तान में मेडिकल की डिग्री हासिल करके आया। अगर इनकी जो ग्रैंड डॉटर की बात करें, तो टर्की में एजुकेशन के लिए गई। ये वही सईद अली शाह गिलानी है जो लोगों की बच्चियों को कहते थे कि बाहर नहीं भेजना चाहिए। ये वही सईद अली शाह गिलानी है जो अक्सर हड़ताल की कॉल देते थे ताकि जम्मू कश्मीर में बच्चे पढ़ ना पाएँ, यानी कि कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल पूरा डार्क हो और आपके बच्चों का, आपके पोतों का, पड़पोतों का मुस्तकबिल बड़ा सही होना चाहिए। ये आपके तौर तरीके थे। मेरे ख्याल से अगर आज भी कोई थोड़ी सी हमदर्दी रखता है सईद अली शाह गिलानी के लिए, तो ये बात अपने ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि वो आपके बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। ये वही सईद अली शाह गिलानी है जिन्होंने महबूबा सरकार से बैकडोर एंट्री करवाई थी अपने पोते की, और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कन्वेंशन सेंटर में उन्हें मुलाजमत दिलवाई थी। ये वही SKICC है जहाँ पे कई सिक्योरिटी की मीटिंग हुआ करती थी। और देखिए, लेकिन अब थैंक गॉड सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उनके उस पोते को वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को और उन लोगों को क्यों रखना जो पाकिस्तान की पैरवी करें, जो भारत के खिलाफ हों, जो कश्मीरियों के खिलाफ हों, जो कश्मीरियों के हक़ में कुछ भी ना कर रहे हों, उनके मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हों। तो क्यों है उनके बच्चों को एक अच्छी जगह पे नौकरी देना? तो मेरे ख्याल से बहुत ही सही कदम उठाया है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते रहे हैं। अगर हम बात करें मिर्वाइज़ उमर फारूक की, जो कि अलगाववाद की बात करते हैं, अक्सर जब भी वो जामा मस्जिद में आया करते थे तो वो बात करते थे कि किस तरीके से हमें जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। हुर्रियत के चेयरमैन रहे हैं, और उनकी अपनी सिस्टर डॉक्टर है, अमेरिका में सेटल्ड है। यानी आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके सब जो हैं करीबी, वो बाहर पढ़ें, अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएं, लेकिन आप कश्मीर की इस जनरेशन को, जो कि थर्ड जनरेशन है, उसको आप अंधकार में धकेलें। लोग अब जान गए हैं, लोग अब समझ गए हैं। ये खाली नौकरी तक नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर ये अलगाववादी एलिमेंट्स जो हैं भारतीय फ़ौज को बदनाम करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौज ने किस तरीके से यहाँ पे कई जवानों को मार दिया, या हमेशा उनको डिमोनाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उनको ऑपरेसर बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल उनसे पैदा होता है कि अगर आप इतने खैरख्वाह थे तो आपने क्यों किसी बेवा से शादी नहीं की? यासीन मलिक की बात करें तो जब उन्हें बीवी ढूंढनी थी तो बीवी उन्होंने कहाँ से ढूंढी? एक पाकिस्तान से मुशाल मलिक से शादी की, मुशाल हुसैन, जो कि एक आर्टिस्ट थी, और वो भी जो आर्ट वर्क था उनका न्यूड पेंटिंग बनाती थी। उस समय आपने कुछ भी नहीं सोचा कि ये न्यूड पेंटिंग बनाती हैं, क्योंकि आप करें तो जायज़, कोई और करे तो नाजायज़। आपने बीवी कहाँ से लाई? पाकिस्तान से लाई। अगर आप इतने ही कश्मीर के लिए आपको हमदर्दी थी, इतना ही आपका दिल दुखता था, तो आपने किसी बेवा से शादी क्यों नहीं की? आपने किसी यतीम बच्ची से शादी क्यों नहीं की? उसका घर आबाद क्यों नहीं किया?
और दूसरा सवाल है, आप कनन पोशपुरा की बात करते हैं। कनन पोशपुरा में अक्सर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय फौज ने किस तरीके से पूरे गांव की औरतों का रेप कर दिया, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है। मैं फिर किसी और दिन वो डिस्कस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को उत्तेजित करते रहे हैं झूठी कहानियां सुना सुनाकर। आप में से किसी ने, अगर इतना ही आपका दिल दुखता था, तो आपने किसी कनन पोशपुरा की लड़की से शादी क्यों नहीं की मलिक साहब? आप ऐसा नहीं करेंगे। वहीं मिर्वाइज़ उमर फारूक की बात करें, मिर्वाइज़ उमर फारूक ने शादी की शीबा मसूदी से, और शीबा मसूदी कहाँ से है? जो अमेरिका में पैदा हुई हैं, तो कश्मीर ओरिजिन की, लेकिन अमेरिका में पैदा हुई हैं। आपने उस वक़्त आपने देखा कि पढ़ी लिखी लड़की लानी है, आप भी तो कर सकते थे किसी ऐसी लड़की से शादी, सहारा दे सकते थे। वैसे ही सेपरेटिस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लीडर सज्जाद लोन की बात करें तो उन्होंने किससे शादी करी? अस्मा। तो अस्मा लोन कहाँ की है? अस्मा अमानुल्लाह खान की बेटी है, वो भी POJK से हैं, वो JKLF के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, उनकी बेटी से। सज्जाद साहब, आप ही शादी कर लेते किसी कश्मीर की लड़की से, किसी कश्मीर की बच्ची को आबाद करते। अब ये ना मुझे कहिएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भी कश्मीर का हिस्सा है। आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, लोग सब जान चुके हैं। लेकिन मुझे मालूम है, एक बार ऐसे ही कश्मीर के एक पत्रकार ने ये सवाल उठाए थे, तो मिर्वाइज़ के जो सपोर्टर्स थे और बाकी जो यासीन मलिक के सपोर्टर्स ने उस पत्रकार की पिटाई कर दी थी उन्होंने। मुझे मालूम है इस पॉडकास्ट के बाद भी आप ऐसे ही इल्ज़ामात मुझ पर भी लगाएंगे। आप कहेंगे सरकारी आदमी, आप कहेंगे कोलैबोरेटर, आप मौत का फरमान निकालेंगे, आप डेथ वारंट निकालेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करते रहिए, हकीकत छुप नहीं सकती। बात मेरी एक याद रखना, वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी आपको जूते मारेंगे, जूते मार मार के मारेंगे और भगाएंगे, क्योंकि कश्मीरी आपका सच जान चुके हैं। बहुत सारे युवा तो समझ चुके हैं, ओपनली तिरंगे के लिए वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी भी कोशिश करेंगे। अफसोस होता है मुझे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, क्योंकि अभी सईद अली शाह गिलानी के जब घर को सीज किया गया तो मैंने देखा कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती छाती पीट रही थी। वो कह रही थी कि उनकी बेवा के बारे में भी सोचा नहीं गया। कभी इन लोगों ने सोचा लोगों के बच्चियों के बारे में? इन्होंने कितने जो है बेवाएं की बनाई हैं। इनकी वजह से कई लोगों ने अपने जो हैं, औरतों ने अपने पति खोए हैं, माँओं ने अपने बेटे खोए हैं। कभी आपने सोचा? या तो उन्होंने आंत की राह पे बच्चों को धकेला, या इन्होंने पत्थरबाजी की राह पर बच्चों को धकेला। तो आप इनकी पैरवी क्यों कर रही हैं? ये घर नहीं था, ये अगर देखा जाए तो ISI का पोस्टल एड्रेस था। इनडायरेक्टली कहें तो ISI का हेडक्वार्टर था जो कश्मीर में चल रहा था, क्योंकि इन्हें फरमान कहां से मिलता था? पाकिस्तान से आता था। ये स्क्रिप्ट वहां से बनकर आता था, प्रेस रिलीज वहां से बनकर आता था, और ये यहां पे उसको अमल कराने की कोशिश करते थे। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि आप लोग बदलाव करिए। देखिए, ये जो कास्टिज्म का ये है, कल्चर है, मैं आपको एक और हिस्टोरिक फैक्ट बताता हूँ। अब देखिए कि जितने भी ये जो कौम के ठेकेदार हैं या बड़े बड़े पीर हुआ करते थे, तो कई बार क्या करते, आप देखिए ये किस तरीके से अपने आप को एक ऊंचे पेडिस्टल पे रखते थे और एक आम कश्मीरी को एक आम दर्जा देने की कोशिश करते थे, एक कॉमनर रहें। और आप देखिए, नाम से आपको पता चल पाएगा। अपने बच्चों का नाम सैयद मीर फरहान अली अहमद अंद्राबी, सैयद मीर हुसैन अली अहमद अंद्राबी, एक बड़ा सा नाम, खूबसूरत सा नाम, यानी कि नाम में एक दमदार नाम। लेकिन जब एक आम कश्मीरी जाता था और कहता था, पीर साहब मुझे अपने बच्चे का नाम रखना है, मेरे बच्चे का ज़रा नाम बताइए, रखिए, तो पीर साहब क्या नाम रखते थे? गुलाम मोहम्मद, गुलाम अहमद, गुलाम रसूल। यही एक वजह है कि आप देखेंगे, जब पिछली जनरेशन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 90% जो लोग थे उनका कश्मीर में नाम या गुलाम मोहम्मद था, गुलाम अहमद था, गुलाम रसूल था। हालांकि नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रसूल के गुलाम होने में कोई बुराई नहीं है, मोहम्मद के गुलाम होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उनकी इंटेंशन को समझिए, वो नाम क्यों देते थे। यानी कि एक आम नाम, हर दूसरे शख्स का नाम गुलाम अहमद हो, गुलाम मोहम्मद हो,
और अपने बच्चों का नाम एक भारी भरकम सा नाम, जिसे बोलते हुए भी आपको एक आवाज ऐसी करनी पड़े, सैयद मीर फरहान अली अहमद अंद्राबी। आप गुलाम अहमद, गुलाम मोहम्मद, गुलाम रसूल। समझना होगा ये कौम के ठेकेदार किस तरीके से आपका इस्तेमाल करते आए हैं। मेरी यही सलाह है, डोंट बी कैनन फॉडर टू दीज एलिमेंट्स। खुदा साहब ने आपको जहन दिया है, उसका इस्तेमाल करिए, अच्छी राह पे लगिए, पढ़ाई करिए, अपना मुस्तकबिल बनाइए। क्योंकि जिस सेल्फ रूल की मैं बात करता हूँ वो सेल्फ रूल कब आएगा? जब आप IAS करेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम पास करेंगे, जब आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आपके जो ज़िंदगी की कमान ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और देश की कमान भी आपके हाथों में होगी। इसलिए चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का मैदान हो, चाहे डिबेट हो, डिस्कशन हो, एक सही राह पर चलिए। ये बंदूक की राह पर ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे तो बाहर भेज दिए। और यही एक वजह थी कि आपने देखा होगा कि गुस्सा आखिर नेपाल में फूटा। नेपाल की से अगर किसी को शिक्षा लेनी है तो मेरे ख्याल से इन अलगाववादियों को लेनी चाहिए। भूलिएगा ना, नेपाल में देखा क्या हालत करी जेनजी ने, कैसे वो बाहर आए। हालांकि वो अलग बात है, कॉन्स्पिरेसी क्या थी क्या नहीं, मैं उसमें नहीं, मैं समझा चुका हूँ पिछले वाले पॉडकास्ट में पूरी तरह से। लेकिन मैं इस बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनको धुड़ा कर मारा है, आपको भी धुड़ा कर मारेंगे। इसलिए समझ आइए आप भी, और आप भी अपने जो बचे कुछ साल हैं, कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं जो हैं जिंदा, वो चाहें कि कश्मीर के युवा जो हैं सही राह पर लगें। मेहरबानी करके उनको ना उकसाइए। और मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारी गुजारिश है कि आप इनकी पैरवी करना छोड़ दीजिए। पॉजिटिव पॉलिटिक्स प्ले करिए। पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही आपको वोट भी दिलाएगा। आखिरकार कॉन्शियस नाम की भी कोई चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें वोट पेन पे आके सीमित नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट अपनी कॉन्शियस को क्या जवाब देंगे? कहते हैं कि कॉन्शियस ये हृदय में ही रब बसता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा, कदे किसी दा दिल ना ढावी, रब दिला मिश रहिंदा। ये दिल में रब बसता है, इसलिए अपनी कॉन्शियस को धोखा ना दीजिए। इन्हें सही राह पर लगाइए और इंश्योर कीजिए कि इनका मुस्तकबिल बड़ा बढ़िया हो। इनका मुस्तकबिल सही होगा तो हमारा जम्मू कश्मीर भी तरक्की करेगा और भारत भी तरक्की की राह पर होगा। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार किसी अगले एक और विषय के साथ आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हो जाऊँ।